हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है, ये कब होती है? ये सर रात्रि 8 बजे और स्पेशली किसके लिए? स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए होती है। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चला रहे हैं रात्रि 8 बजे, जिसमें हम बेहतरीन 37 प्रश्न लेकर आते हैं, उनका एनालिसिस कराते हैं, आपके साथ बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और डेली रात्रि 8 बजे आप आइए और हिंदी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। स्पेशल सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चल रही है। तो आ जाइए, जुड़िए हमारे साथ बेहतरीन प्रश्नों के अभ्यास के लिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम वहाँ देते हैं। चलिए, आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आराम से करना है ना? बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। चलिए, आ जाइए। सामान्य हिंदी है, हमारा पहला प्रश्न है। क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? यदि स्थिति दयनीय हो तो फिर भी घमंड ना छोड़ो, तो इसके लिए क्या लोकोक्ति आएगी? भैया, स्थिति बड़ी दयनीय है और घमंड नहीं वो छोड़ रहा है। जल्दी से ऑप्शन दीजिए, जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो सर, स्थिति दयनीय का मतलब है बड़ी खराब स्थिति है, फिर भी बड़े घमंड है, बहुत लोगों को होता है सर। इसका आंसर सही होगा ये, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। सर, बहुत सारे लोग होते हैं ना समाज में, जिनकी हालत खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है, फिर भी वो दारू शराब पीना बंद नहीं करते, खत्म हो जाते हैं वो बिल्कुल आर्थिक रूप से। तो स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड ना छोड़ना, इस लोकोक्ति का अर्थ है रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए चलिए, मैं आगे चलता हूँ और अगला प्रश्न दे दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया। बताइए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न बहुत सोच समझ के करना, अच्छे लेवल के प्रश्न लाया हूं मैं, बहुत समझदारी के साथ। बिल्कुल नए प्रश्न हैं आपके लिए। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, प्रत्यय कहाँ लगता है? सर, प्रत्यय शब्द के पीछे। अच्छा, उपसर्ग कहाँ लगता है? सर, उपसर्ग शब्द के आगे। ठीक है, तो प्रत्यय शब्द के पीछे, उपसर्ग शब्द के आगे। अच्छा, एक बात बताओ, प्रत्यय और उपसर्ग को क्या कहते हैं? सर, इनको शब्दांश कहते हैं। अव्यय मत लगाना, निपात मत लगाना, प्रत्यय और उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। ये शब्द भी नहीं होते हैं पूरे, ये शब्दांश होते हैं। अच्छा, तो मरियल में सर कौन सा प्रत्यय है? सर, मरियल में ईयल प्रत्यय है। अब लोग कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ दो विकल्प सही हैं, पहला और चौथा, ए और डी दोनों सही हैं, ईयल लिखा है, तो मरियल में ईयल प्रत्यय है। कौन सा है? ईयल। ए और डी आंसर है। ऐसा अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो सबको नंबर मिलता है उसका। ठीक है, वो आप उतने समझदार तो हैं ही। तो यहाँ पर इन्हें एक विकल्प गलत लिखना चाहिए था, लेकिन दो दो सही लिख दिए, तो ए भी और सी भी जो ईयल लिखा है दोनों जगह, ये सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, बताइए बताइए, मैं प्रश्न पढ़ता हूं और आप जवाब देना। सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
सचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए सर। सच्चरित्र जो शब्द है ना, इसमें उपसर्ग कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर इसमें तो उपसर्ग होगा सत। सत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सत। आपने सच किया है तो गलत है, सद किया है तो गलत है। सी वाला तो करोगे नहीं। ए और डी में किया है तो गलत है। ऑप्शन सही होगा बी, सत उपसर्ग है और उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाइए, एक और बेहतरीन प्रश्न है, करिए और बड़ी सोच समझ के जवाब देना, गलत ना हो। बहुत सारे लोगों का गलत होगा, हमने वार्निंग दे दी ताकि गलत ना हो। ठीक है, बहुत सोच समझ के पढ़ना। प्रश्न में कुछ नहीं है, अगर सोच के अच्छे से थोड़ी सी सावधानी से पढ़ा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। कहने का मतलब है स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? बताइए, स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है? सर स्वतंत्रता, फ्रीडम, क्या स्वतंत्रता को पकड़ा जा सकता है? अगर होता स्वतंत्र तो हो जाता विशेषण, स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र देश, विशेषण। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी शब्द में यदि ता लगा है तो वो संज्ञा होती है, और कौन सी वाली? भाववाचक संज्ञा। ये ट्रिक है, अर्थात भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप छू ना सको, जिन्हें आप पकड़ ना सको, ऐसी सभी संज्ञाएं भाववाचक होती। क्या स्वतंत्रता को पकड़ा जा सकता है? पकड़ो। क्या टच किया जा सकता है स्वतंत्रता को? तो ऐसी सभी संज्ञाएं जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें टच नहीं कर सकते, वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे प्रेम, ये प्रेम क्या है? प्यार क्या है? सर भाववाचक संज्ञा है। प्रशंसा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। बेईमानी भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि ईमानदारी को पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ने जाओगे व्यक्ति पकड़ में आएगा। बेईमानी को पकड़ा नहीं जा, बेईमानी हाथ में पकड़ में आएगी क्या? बेईमानी को तुम समझ लोगे, फील कर लोगे, जान लोगे, पर बेईमानी हाथ में पकड़ में नहीं आएगी। तो जिन्हें हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, अच्छाई में कौन सी संज्ञा है? सर भाववाचक। बुराई में भाववाचक, बुराई को। लड़ाई में कौन सी संज्ञा है? क्या लड़ाई को पकड़ा जा सकता? नहीं। जहां लड़ाई हो रही होगी आप पकड़ने जाओगे, व्यक्ति पकड़ में आएंगे, लड़ाई नहीं। लड़ाई एक भाव है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, बता दीजिए, एक और बेहतरीन प्रश्न है, जवाब दीजिए। मैं थोड़ा इसे पीडीएफ को सही कर लूं फिर देना। बहुत शानदार, आज के प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है। एक बार फिर से, मैं तो रोज ही प्रश्न का लेवल अच्छा ही लेकर आता हूं। आज भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन, नापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें कहा जाता है। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन और नापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। बहुत बढ़िया, जवाब दे दीजिए। सर उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, लोग दो विशेषण में कंफ्यूज होते हैं। पहले एक मेरी बात सुनिए। अच्छा, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण के मुख्य कितने भेद? 4। अब कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, सर निसंख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसी परिमाणवाचक का एक और नाम है मात्रावाचक विशेषण। इसी को मात्रावाचक विशेषण भी कहते हैं। अब लोग दो विशेषण में कंफ्यूज होते हैं। सर कौन कौन से? ध्यान से सुनिए मेरी बात। लोग एक तो संख्यावाची विशेषण में कंफ्यूज होते हैं, एक परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाण कहें या मात्रा, एक ही बात है। मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, थोड़ी जगह चाहिए, ठीक है।
लोग या तो संख्यावाचक विशेषण में और परिमाण में, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। कैसे? हम कैसे जानें ये संख्यावाचक है? जैसे, ध्यान से सुनना, अगर माप तौल वाली वस्तुओं की बात की जाए तो वहां पे होगा संख्यावाचक, माप तौल, ठीक है। और यदि ऐसे ही बिना माप तौल वाले की बात की जाए, संख्या की बात, जहां वस्तुओं को गिना जा सके, उसकी बात की जाए तो संख्यावाची। कैसे? मैं बताऊं। मैं कह रहा हूं 4 आदमी, क्या कहा हमने? हमने कहा 4 आदमी, और एक जगह हमने लिखा 4 किलो केजी चावल। हमने लिखा 4 आदमी, हमने लिखा 4 किलो चावल, ठीक है। अब बताओ, तो यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो बताइए जो आदमी के साथ 4 लगा है ये संख्यावाची है कि मात्रावाची? सर संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण है। क्योंकि अब आप सर कैसे जानोगे ये संख्यावाची है कि मात्रावाची? देख लेना, इसके पीछे संख्या, क्या आदमियों को गिना जा सकता है? सर बिल्कुल गिना जा सकता है। तो ये जो विशेषण है जिसके पहले प्रयोग हो, तो ध्यान रखे, क्या उसे गिना जा सकता है? हाँ, आदमियों को गिना जा सकता है। लेकिन 4 किलो चावल, क्या इसे गिन के लेते हो? चावल को गिन के लेते हो? 1 चावल, 2 चावल, ऐसे 4 किलो गिनते हो? एक एक दाना तो नहीं गिनते हो। सर 4 किलो हम तौल कर लेते हैं, 1 केजी 2 केजी में तो लेते हैं, लेकिन तौल कर। तो जब वस्तुओं को तौल कर लेते हो तो परिमाणवाचक में आती हैं, जब वस्तुओं को गिन के लेते हो तो संख्यावाचक में आती हैं। मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। कैसे सर? कौन से 2-3 उदाहरण देते हैं आप? मैं आपको 2-3 उदाहरण दे दूं। जैसे मैं कहूं, बताइए आप, मैं कहूं 4 केजी आटा, और मैं कहूं, क्या कहूं? मैं कहूं 4 केले। तो केले को आपने गिन के लिया, वो अलग बात है, केले को तौल के लेते हैं। तो यहां पे केले आ गया संख्यावाचक, और यहां पर आ गया आटा, आ गया परिमाणवाचक। मैं कहूं 20 आदमी, हमने कह दिया 20 आदमी, इस गांव में 20 आदमी थे, 20, और मैंने कह दिया 20 लीटर पानी। तो 20 आदमी, इस 20 में संख्यावाचक विशेषण है, और 20 लीटर पानी, जहां 20 लिखा है, इस 20 में क्या है? इस 20 में मात्रावाची या परिमाणवाची विशेषण है। समझ आया? क्योंकि पानी को गिन के नहीं लेते, पानी को तौल के, माप के लेते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समझ आई होगी बात, समझ आई होगी। देखो, धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ना है तो मैं स्लो ही समझाऊंगा, स्लो ही पढ़ाऊंगा। मैं उस आखिरी अपने मित्र को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ जिसने हिंदी कभी पढ़ी नहीं है। मेरा उद्देश्य है वो भी समझे प्रश्न को, ठीक है? बहुत ही प्यार से। तो संख्यावाची और आपको मात्रावाची समझ आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? फटाफट बता दीजिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है वो आपने बताया था, मेरा और मेरी लगा दो। मेरा जिसके साथ फिट बैठ जाए वो पुल्लिंग है, और मेरी जिसके साथ बैठ जाए वो स्त्रीलिंग है। अच्छा, तो स्त्रीलिंग पहचानना है तो मेरी किसके साथ फिट बैठ रहा है? मेरी बचपन नहीं, मेरा बचपन, तो ये तो पुल्लिंग है। मेरी बचाओ कि मेरा बचाओ? सर मेरा बचाओ ये भी पुल्लिंग है। मेरी बनावट, सर ये जो सी विकल्प में लिखा है वो स्त्रीलिंग है। कौन है? स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है हमारा अगला प्रश्न? अच्छा ये भी देख लो, बाहुल, मेरा बाहुल कि मेरी बाहुल? मेरा बाहुल, तो ये भी पुल्लिंग। सी विकल्प में जो बनावट लिखा है सिर्फ वही स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, बता दीजिए। मैं थोड़ा और जूम कर दूं आपको दिखे। बताओ। 120, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या है?
मैं चलती थी मैं, ये तो एक वाक्य है। मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या होगा? ये जो मैं शब्द लिखा है इसका बहुवचन बताइए। क्या आप इसका बहुवचन बता पाएंगे? जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। सर मैं का बहुवचन होगा हम। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं पूछूं वह का बहुवचन क्या होगा? वह का। अच्छा मैं पूछूं यह का बहुवचन क्या होगा? क्या पता है आपको? देखो वह का बहुवचन होता है उन्हें और यह का होता है इन्हें। वह का उन्हें, यह का इन्हें, मैं का हम। याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और कौन सा प्रश्न है? देखिए एक और बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? बताइए, ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है? सर इसका आंसर होगा सी, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी है? सर ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। भाषा, लिपि और बोली मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहाँ सिखाऊंगा कौन सी बोली कहाँ से निकली है, कितनी भाषाएं हैं, बोली और भाषा में क्या अंतर है, लिपि किसे कहते हैं। पहला ही टॉपिक 20 तारीख को मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, तो आप तैयार रहिए। जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं 7000 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, 7000 प्रश्नों की। 20 नवंबर 2022 रात्रि 9 बजे जुड़ना ना भूलिए। मेरा पहला टॉपिक ही होगा, भाषा पर आधारित पहला टॉपिक होगा। आप ज़रूर आइए 9 बजे। चलिए, टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ाऊंगा मैं, कंप्लीट हिंदी। किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, 7000 प्रश्न डिस्कस होंगे वहाँ। एक दिन नहीं होंगे, एक दिन नहीं, 30-35 दिन में करवाऊंगा 7-8-7000 प्रश्न। ठीक है, चलिए बताइए, निम्न में भाववाच्य है? वाच्य से प्रश्न जरूर आता है, और वाच्य से प्रश्न आया है तो आप बताइए, वाच्य कितने भेद होते हैं? सर 3 भेद होते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से? सर कर्तवाच्य, सर कर्तवाच्य, सर कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो भाववाच्य पढ़ के बताओ। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। कौन सा भाववाच्य है? तो हमने ट्रिक बताई थी, जहाँ भी नहीं लगा हो 99% वो सेंटेंस भाववाच्य होता है। तो कौन सा वाला भाववाच्य है? मोहन से बैठा नहीं जाता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। इनमें से हंस पद कौन सा है? बताइए, कौन सा चिन्ह हंस पद में आता है? विकल्प में आपका विकल्प आना चाहिए कमेंट में। सर कौन सा विकल्प है सही है, बता दीजिए। सर हंस पद कौन सा सही है? हंस पद है जो ऑप्शन बी में लिखा है, ये हंस पद है। अच्छा अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे। ये मैंने लिखा है डॉक्टर, ये जो चिन्ह बनाते हैं ना गोल गोल जीरो, इसे क्या कहते हैं? सर जो डॉक्टर होता है ना, ये जो चिन्ह लिखते हैं, जैसे हम कुछ भी लिखें मास्टर, तो ऐसे जीरो रख देते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये लाघव चिन्ह है। क्या है? लाघव चिन्ह। किसी का शॉर्टकट में नाम लिखना हो तो उसे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, हंस पद का कब प्रयोग करते हैं? जैसे आपने कोई वाक्य लिखा, ये मान लो यह छूट गया, हमने अपने आप यह मैं लिख रहा हूँ तो ये छूट गया, और फिर लिखना है तो ऐसे करके लिखते हैं, हंस पद का लगा के फिर लिखेंगे यह। तो कोई बात छूट जाए, कोई शब्द छूट जाए तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए और बता दीजिए, ये प्रश्न का जवाब गलत ना हो। सभी शानदार जवाब थे आपके, बहुत शानदार जवाब थे। एक बार फिर से आप जवाब दीजिए। अपने आप यह काम सीख लूंगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है।
बताइए, बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अपने आप यह काम सीख लूंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? सर, इसमें निजवाचक सर्वनाम जो ऑप्शन डी में लिखा है ना, आप, हाँ यही है निजवाचक। कैसे है निजवाचक? जैसे मैं कह रहा हूं ना, अपने आप यह काम सीख लूंगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आपकी जगह अपने आप मैं यह काम सीख लूंगा तो होगा मैं स्वयं काम सीख लूंगा। आप ये स्वयं का बोध कराता है, ये अपनेपन का बोध कराता है। जैसे मैं कहता हूं मैं स्वयं यह काम कर लूंगा, ऐसे ही ये स्वयं का काम करता है आप। तो अभी निजवाचक सर्वनाम का काम करता है, वैसे ये पुरुषवाचक होता है, लेकिन अभी निजवाचक के रूप में है आप। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठ का स्थानीय वर्ण वर्ग बताइए। कंठ से बोले जाने वाला वर्ग कौन सा है जो कंठ से बोला जाता हो? सर, कंठ से कौन बोला जाता है? सर, जो का वर्ग है ना, जो ऑप्शन ए में लिखा है का वर्ग, ये कंठ से बोला जाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। फिर से एक प्रश्न है, फिर से एक प्रश्न है, कंठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? कंठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? सर, जो सी विकल्प में लिखा है का, ये कंठ ध्वनि का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए। अट्टारी शब्द का तत्सम शब्द है। आप अट्टारी का तत्सम शब्द बताइए। सर, अट्टारी का तत्सम कौन सा है? जो ऑप्शन ए में लिखा है अट्टालिका, ये अट्टारी का तत्सम शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब हैं। ऐसे ही आप लगे रहिए। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। फिर से एक और प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? जो को विभक्ति है ना, ये किस कारक चिन्ह की है बताइए। कर्ता ने कर्म को, तो को किसकी विभक्ति है? को कर्म कारक की विभक्ति है। किसकी है? को। अच्छा, करण की कौन है विभक्ति? करण की होती है से के द्वारा। अधिकरण की कौन विभक्ति है? में और पर। और संप्रदान की कौन विभक्ति है? के लिए। कौन है? के लिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो हंसना, रोना, उड़ना, ये सर सोना, ये कौन सी क्रियाएं हैं? ये अकर्मक क्रिया हैं। तो कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए सही है, ये अकर्मक क्रिया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। फिर से एक और बेहतरीन प्रश्न, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। संदिग्ध भूतकाल में बनाओ इसे। मोहन ने पढ़ा है, संदिग्ध भूतकाल में बनाओ। बहुत लोगों का गलत जवाब आएगा। जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं वो सही कर पाएंगे इसको। ऑफलाइन वाले वो तो सही करें ही करें, ये गलत ना हो। बहुत बढ़िया, आंसर डी सही होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। ये संदिग्ध भूतकाल दिखने में भविष्य काल का लगता है, होता नहीं है। ये भूतकाल का वाक्य है, मोहन ने पढ़ा होगा। अब कुछ लोग मानेंगे नहीं, सर कैसे? मैं काल टॉपिक लेके आऊँगा, बताऊँगा। यहाँ भी थोड़ा समझ लो, यहाँ समझ लो ये कैसे है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे पास पढ़ने आए। जब मेरे पास आप पढ़ने आए तो उससे पहले आपने अपने भाई से कहा कि एक काम करो, एक काम करो, आप पिताजी से फ़ोन कर लेना। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप पिताजी से फ़ोन कर लें। मैंने फिर आपसे पूछा आपके भाई ने पिताजी से फ़ोन किया था, तो आप क्या कहोगे? सर पता नहीं, किया होगा। क्या कहोगे?
कि सर पता नहीं किया होगा। आप संदेह में हो, और किया होगा ये कब की बात है, भले ही होगा से नहीं, किया होगा का मतलब भविष्य नहीं है, कब की बात बता रहे, आप पास्ट की बात बता रहे, भूतकाल की बात बता रहे। समझने की कोशिश करो। जैसे आप कह रहे हो, आपने कहा कि मेरा भाई मैच खेलने जा रहा था, तो हमने कहा गया, तो आप क्या कहोगे कि सर पता नहीं मेरा भाई मैच खेलने गया होगा। आप संदेह में हो, आपको क्लियर ही नहीं है गया है कि नहीं, तो गया होगा ये भूतकाल की बात है। अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो सर मैं टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा, वहां समझना। बहुत बढ़िया। चलिए, इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए भी और तो शब्द क्या हैं? इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। तो इसमें जो तो और भी आए हैं वो क्या हैं? वो संबोधक हैं, संबंध बोधक हैं, वो क्रिया विशेषण हैं, वो सर्वनाम हैं, सर्वोतो निपात हैं। आंसर सही होगा डी। वो क्या हैं? वो निपात हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। बताइए, दुरूह में कौन सी संधि है? ये जो दुरूह लिखा है इसमें कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए, दुरूह में कौन सी संधि है? यहाँ 4 विकल्प दिखा रहे आपको, ये 4 विकल्प जो हैं ये हैं। तो दुरूह में कौन सी संधि है? सर दुरूह में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। कौन सा शब्द है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना क्या कहलाता है? दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करना क्या कहलाता है? सर ये क्या कहलाता है? ये आत्मोसर्ग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आत्मोसर्ग कहलाता है। अच्छा, आत्मसमर्पण क्या है? कहते हैं ना, आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अपने आप को किसी के हवाले कर देना, अपने आप को किसी को सौंप देना, ये आत्मसमर्पण कहलाता है। ठीक है। आक्रांत क्या है? आक्रांत जिस पर हमला हुआ हो उसे आक्रांत कहते हैं। और एक शब्द होता है आक्रांता, एक शब्द होता है आक्रांता। तो जिसने हमला किया है वो आक्रांता है, जिस पर हमला हुआ वह आक्रांत है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये। प्रश्न बताइए, गलत ना हो, बहुत सोच समझ के जवाब देना। निम्न में से विलोम शब्द बताइए। विदुषी का विलोम क्या होगा? सर विदुषी का विलोम क्या है? सर विदुषी का तो विलोम विद्वान होता है। हाँ, विद्वान ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब क्या होगा? वैसे तो विदुषी का विद्वान होता है ना, और विद्वान का विदुषी, पर अब क्या होगा? सर अब क्या होगा? सर विदुषी का अज्ञानी होगा। विदुषी का अज्ञानी। अगर विद्वान ऑप्शन में नहीं है तो अब अज्ञानी होगा। रट लेना इस बात को। बहुत बढ़िया। चलिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची क्या है? सर पुष्प का पर्यायवाची बताइए। पुष्प का पर्यायवाची होता है प्रसून। पुष्प का क्या पर्यायवाची है? पुष्प का होता है प्रसून। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो मानो चाहे ना मानो, मैं तो जबरदस्ती तुम्हारा मेहमान हूं। तो इसका अर्थ क्या है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इस प्रश्न का जवाब है जबरदस्ती गले पड़ना। क्या जवाब है? जबरदस्ती गले पड़ना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2017 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
से किसे सम्मानित किया गया था? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था 2017 में? रमेश कुंतल को मिला था। क्यों मिला था? इन्होंने एक रचना लिखी थी सरित सागर। क्या लिखी थी? सरित सागर के लिए 2017 में मिला था। चलिए आगे बताइए। मिट्टी की बारात रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मिट्टी की बारात बताइए। मिट्टी की बारात किसने लिखी है? सर ये त्रिलोचन शास्त्री, पूरा नाम है त्रिलोचन शास्त्री, इन्होंने लिखी है। बहुत शानदार। रचनाओं से प्रश्न हैं 3-4, बताइए। करुणा कादम्बिनी रचना के रचनाकार कौन है? करुणा कादम्बिनी रचना के रचनाकार कौन है? सर ये हैं गया प्रसाद शुक्ल। कौन है? गया प्रसाद शुक्ल। बहुत बढ़िया। एक और रचना से प्रश्न है, राखी की लाज नाटक के लेखक कौन हैं? बता दीजिए। राखी की लाज नाटक के लेखक हैं वृंदावन लाल शर्मा वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा हैं। बहुत बढ़िया। बताइए प्रश्न, बता दीजिए। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधों नित वसत बहार वर्षा की है। कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? सर इसमें कौन सा अलंकार है? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मैं बताता हूँ। वैसे तो इसमें 2 अलंकार हैं, एक विभावना अलंकार है और दूसरा श्लेष अलंकार। इस पंक्तियों में 2 अलंकार हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा श्लेष। अब आप कहोगे कैसे? तो अच्छा ये बताओ, श्लेष की परिभाषा क्या है? कि एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक अर्थ देता हो, श्लेष अलंकार है। तो सर एक शब्द कहाँ पे अर्थ दे रहा है? देखिए, बिन घनश्याम, घन मीन्स घनश्याम, एक यहाँ पे कृष्ण का, यहाँ घनश्याम के 2 अर्थ हैं, एक कृष्ण और एक काले बादल। एक यहाँ पर घनश्याम का मतलब है भगवान कृष्ण, एक घनश्याम का मतलब है काले बादल। अब आप कहोगे वो कैसे? तो वो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मिटा लूँ फिर बताऊँ। देखिए, बिन घनश्याम, यहाँ पर पहले एक इसका अर्थ ले लो कृष्ण। विन कृष्ण धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसत बहार वर्षा की। घनश्याम, घनश्याम नहीं है। तो देखो क्या था कि ऊधो निस बसत, बिना श्याम के ऐसा लगता है कि जो ब्रजमंडल में बारिश हो रही है, दुख की बारिश, नित वर्षा हो रही है। वर्षा को नेगेटिव लिया गया है, नकारात्मक। तो कृष्ण के बिना रोज बारिश हो रही है, दुख की बारिश। और एक घनश्याम का ले लो अर्थ काले बादल, तो बिन घनश्याम, बिन काले बादल ब्रजमंडल में रोज बारिश होती है। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। अच्छा, इसमें विभावना कैसे था? विभावना ऐसे है, बिना कारण के कार्य हो जाए। भैया बिना कारण के कार्य हो जाए। कारण कौन है? बादल। यहाँ बादल है ही नहीं, फिर भी बारिश हो रही है, तो विभावना अलंकार है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के कृष्ण चलता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कृष्ण नहीं बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। तो यहाँ भी तो विभावना है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आंसर सही होगा सी। चलिए, सुधा का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है? सुधा, तो मैं बता दूं बिना टाइम, क्योंकि 3 ऑप्शन उधर हैं, तो ये ऑप्शन ए है, अमृत, पृथ्वी, पराग और बिजली, ये सुधा के अनेकार्थी हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा है? देखिए, मेरे साथ पढ़ना है तो मैं एनालिसिस करके ही पढ़ाता हूँ, बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। लगेगा आपको थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, पर आज की मेहनत, आज का डिस्कस कल के लिए आराम बनेगा, मैं जानता हूँ। प्रवाल और प्रवार का अर्थ क्या है बताइए। सर प्रवाल मीन्स होता है
जो प्रवाल है ना, हाँ, उस प्रवाल मीन्स होता है मूंगा। प्रवाल भित्ति, मूंगाओं की भित्ति बनती है। और प्रवार मीन्स होता है वस्त्र। प्रवाल मीन्स होते हैं मूंगा और प्रवार मीन्स वस्त्र। आंसर सही होगा डी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जवाब गलत ना हो, बचपन से सुना है इस प्रश्न को। बताइए, बता दीजिए। एक ओर अजगर लखें, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर यो मूर्छा खाए। बताइए, बताइए कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा रस है कौन सा रस है? तो कौन सा है? एक और अजगर, एक और एक अजगर सांप है, और एक बिकल बटोही बीच, एक और बाज है और बीच में बैठा है पेड़ पर। तो क्या है? भयानक की स्थिति है, भयानक रस है। कौन सा भयानक? ठीक है, भयानक रस है। अच्छा बताओ, भयानक का स्थायी भाव क्या है? सर्वभय। वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अद्भुत का क्या है? अद्भुत का विस्मय। और वात्सल्य का क्या है? सर्वात्सल्य का वात्सल्य होता है। बताइए, बता दीजिए। वैसे मैं बताऊं, इसमें कुछ गलती है 145 में। प्रभु प्रलाप सुन कान, बिकल भय बानर निकर, आए गए हनुमान जिम करुणा महावीर। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें मैं बता दूं, आंसर दोहा है। लेकिन अब आप मात्रा गिनोगे तो इसमें कहीं गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर 13 हो रही हैं और यहाँ 11 होनी चाहिए, यहाँ 11 नहीं हो रही हैं, यहाँ 12 हो रही हैं। तो 11, 13 और 11 होनी चाहिए, तो यहाँ कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान मत दो, मैंने बता दिया। इसमें दोहा है। जब मैं छंद पढ़ाऊंगा एक एक बात को डिटेल में बता दूंगा। चलिए, मात्रा लगाना भी सिखाऊंगा। आ गया हमारा प्रश्न। बस अब 4-5 प्रश्न और बचे हैं। यहाँ पर निर्देश में 41 से 45 गलत लिख गया है, उनसे 45 से 50 होना चाहिए। 45, 145 से 50 प्रश्न बचे हैं, मतलब 5 प्रश्न और बचे हैं। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप सिर्फ 5 प्रश्न हैं और गद्यांश के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं बड़े आराम से पढ़ूंगा। पढ़िए। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं, जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है, जो मोटर से चलते हैं। उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं। आइए, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त है, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। बहुत बढ़िया। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं, बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं दे सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है। भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला
अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य यह भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती, वह फंसा रहता है। बहुत बढ़िया है। चलिए, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? बताइए, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो भीड़ में कवि। उपयुक्त शीर्षक क्या है? भीड़ में कवि। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भीड़ से मुक्त का उपाय क्या है? भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? सर, भीड़ में अपनी शक्ल देखना भी ये भीड़ से मुक्ति का उपाय है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये 5 प्रश्न आपके फ्री के होते हैं। बताइए, भीड़ किन के लिए रुकावट है? भीड़ किन के लिए रुकावट है? भीड़ किन के लिए रुकावट है? सर, मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ रुकावट है। जो मोटर में चलते हैं। बस 2 प्रश्न और बचे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? बताइए, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो सर, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध? भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। अच्छा, बताओ अगला प्रश्न, बताओ अगला प्रश्न। आखिरी प्रश्न है आज के मॉडल पेपर का। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। भीड़ का इस्तेमाल जो सत्ताधारी हैं ना, ये करते हैं। जो सत्ताधारी लोग हैं, वो भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छी क्लास रही। बताइए, हमारा आज का मॉडल पेपर कैसा लगा? बताइए, हमारा आज का मॉडल पेपर कैसा लगा? और बताइए, 37 में से कितने प्रश्न सही हुए? मैं इसी तरह बेहतरीन प्रश्न लेकर आता रहूँगा आपके समक्ष रात्रि 8 बजे। और मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूँ कि 20 नवंबर से रात्रि 9 बजे 7000 प्रश्न टॉपिक वाइज हिंदी कंप्लीट करा रहा हूँ मैं। किसी का भी एग्ज़ाम देना आप, 20 नवंबर से 30-35 दिन में हिंदी कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, हमारे साथ आप जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं कल फिर से नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।